गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक दल से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज। आज की कक्षा हम देखेंगे हमारे जो विविध राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, राज्य स्तरीय दल हैं या जो भी पंजीकृत दल हैं, उनके संदर्भ में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे हमारे राष्ट्रीय दल से संबंधित। देखिए, हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी है, वो 8 हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कोष्टक में जो एम है इसका मतलब मार्क्सवादी। ठीक है, इसके 2 धड़े, एक वेस्ट बंगाल वाला, एक केरल में, एनसीपी और एनपीपी। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो शरद पवार के नेतृत्व में, तारिक अनवर तो अब वापस पुनः कांग्रेस में आ चुके हैं, लेकिन एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व में आज भी बनी हुई है। और एनपीपी जो कि संगमा ने बनाई थी और ये पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिव है और इसने भी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ये है राष्ट्रीय दल। अब आप देखते हैं कि राष्ट्रीय दल के लिए क्या कंडीशन होती है, कोई दल किस प्रकार से राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करता है, उसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है हम समझते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय दल को किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। देखिए, चुनाव चिन्ह संरक्षण व आवंटन आदेश 1968 में चुनाव आयोग द्वारा सन 2000 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसके बाद में 2005 में भी और परिवर्तन किए गए। उसके तहत अब ये प्रावधान है कि अब किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तभी प्राप्त होगी, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता तभी प्राप्त होगी जब निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। कौन कौन सी शर्तें हैं? 3 शर्तें आप देखिए। पहली ये है कि उस राजनीतिक दल ने गत लोकसभा चुनाव या गत लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार 4 या अधिक राज्यों में से प्रत्येक में प्रयुक्त वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किए हो। इनमें से किसी एक राज्य या राज्यों से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। स्पष्ट करता हूँ, पुनः एक बार समझिए कि या तो लोकसभा चुनाव, किसमें? लोकसभा चुनाव, गत लोकसभा चुनाव। मैं किसी राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ कि कोई भी दल किस प्रकार से राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करता है, तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि यहाँ तो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा राज्य के जो विधानसभा चुनाव, या तो लोकसभा चुनाव या राज्य के जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों में वो दल या उस दल के जो उम्मीदवार हैं वो 4 या अधिक राज्यों में से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में से जो भी कुल वैध मत है उसमें से कम 6% मत हासिल किए हो। या तो लोकसभा चुनाव या राज्य की विधानसभा के चुनाव। राज्य की विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्य, इनमें जो भी टोटल वोटिंग हुई है उस वोटिंग का कम से कम 6% हासिल किया हो। या फिर इसी के साथ है कि इनमें से किसी एक राज्य या राज्यों में कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए उसके निर्वाचित हो गए हो, कम से कम 4 सदस्य लोकसभा में चले गए हो उस राजनीतिक दल के, तो भी वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा सकता है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि गत आम चुनाव में वह दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% स्थान प्राप्त कर लें। ध्यान रखना, 2% लोकसभा के स्थान वो लोग गत आम चुनाव में वो हासिल कर रखे हो, तो भी वो नेशनल पार्टी मानी जाती है। या फिर
वो दल कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर चुका हो। 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय दल है तो भी वो नेशनल पार्टी मानी जाती है। तो ये 3 कंडीशन है जिसको में से कोई भी एक पूर्ण करता हो तो वो नेशनल पार्टी कहलाती है, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको हासिल होता है। बात समझ में आई? एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल की मतलब जो मान्यता है वो कब हासिल करता है? पहली कंडीशन है कि गत लोकसभा चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में संबंधित दल के उम्मीदवार 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो भी प्रयुक्त वैध मत है उसका कम से कम 6% प्राप्त कर चुका हो, या फिर इनमें से किसी एक राज्य या राज्यों से कम 4 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो। पहली। दूसरी है कि गत आम चुनाव में दल लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2% स्थान प्राप्त कर लिए हो। तीसरी है कि वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर ली हो। तो इन तीनों में से कोई भी एक शर्त को पूर्ण करता हो तो वह राष्ट्रीय दल माना जाएगा, राष्ट्रीय दल की उसको मान्यता मिलेगी। आई बात समझ में? वर्तमान में आज 8 राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय दल माने जाते हैं। ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो था वो कभी राष्ट्रीय दल हुआ करता था, लेकिन 2010 के चुनाव हुए, मतलब जो भी लोकसभा चुनाव हुए थे 2009 में, उसके बाद में जुलाई 2010 में चुनाव आयोग में जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाला जो राष्ट्रीय जनता दल था उसकी मान्यता अब समाप्त कर दी गई। इसकी राष्ट्रीय पार्टी से अब केवल ओनली फॉर वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। तो ये मैंने आपको कंडीशन बताई कि इन शर्तों को पूर्ण करता हो तो वो ही दल राष्ट्रीय दल कहलाता है। ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तथ्यात्मक रूप से। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, कांग्रेस की कब स्थापना हुई थी। क्योंकि भारत में लंबे समय से आप देखेंगे कि 1947 से लेकर 77 तक, और 77 से 80 30 वर्ष का ये समय निकाल दें तो फिर 89 तक कंटिन्यू। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो मिलीजुली सरकारें हुई उनमें भी कांग्रेस, और विशेषकर 2004 से 2014 तक यूपीए के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस देश पर शासन व्यवस्था संभाली है। इसलिए सबसे पहले अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि जब हमारा देश गुलाम था तब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सभी विचारधारा वाले व्यक्ति सम्मिलित थे, क्योंकि उस समय हमारा मकसद देश की आज़ादी था, स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी और कुछ भी नहीं था। और स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप यही बना रहा। 1948 में महात्मा गांधी, 50 में सरदार पटेल के निधन के बाद कांग्रेस पर नेहरू का एक छत्र नेतृत्व स्थापित हो गया। 66 में नेहरू का निधन हो गया तो कांग्रेस भारत के सबसे प्रमुख दल बना रहा। लेकिन आपको पता है 1969 में मैंने बताया था कि कांग्रेस 2 दल, सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में विभाजित हो गई। अब ये संगठन कांग्रेस भी पुनः 1978 में 2 भागों में विभाजित हो गई। 77 में 78 में एक रेड्डी कांग्रेस और एक इंदिरा कांग्रेस। ठीक है। यह विभाजन किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, बल्कि कालांतर में इंदिरा कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तराधिकारी को प्रतिष्ठित हुई। इंदिरा कांग्रेस ने क्या किया कि मैं ही असली कांग्रेस हूँ और यही असली कांग्रेस रहकर रह गई। फिर आप देखते हैं कि 1994 में इंदिरा कांग्रेस को पुनः वैधानिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना नाम धारण कर लिया। यानी 1995 जो कांग्रेस आई हुआ करता था अब वही क्या कहलाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC अपना नाम पुनः धारण कर लिया। ठीक है। तो ये उसके कुछ मैंने तथ्यात्मक बातें बताई कि कब उसका टूटन फूटन हुआ, कब बिखरा हुआ, कब किसमें क्या नामकरण हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो नीति और कार्यक्रम है आप देखेंगे कि 77 से 89 और 89 और 90 के अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर लगभग 1996 तक भारत में ये शासक दल रही है।
फिर बाद में देखते हैं कि 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 में कांग्रेस ने सत्ता खो दी। 12वीं 13वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल की शक्ति बहुत भी कम हुई। 98 से 2004 तक कांग्रेस भारत का मुख्य विपक्षी दल रहा। इस समय वाजपेयी की सरकार थी। 14वीं लोकसभा के चुनाव पर कांग्रेस ने लोकसभा में सबसे बड़े दल और कांग्रेस गठबंधन के रूप में सबसे बड़े गठबंधन की स्थिति प्राप्त करके सत्ता प्राप्त कर ली। तो अपन देखते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये जो यूपीए सरकार चली, इसका संचालन हुआ। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो संगठनात्मक ढांचा है, आप देखेंगे कांग्रेस का संगठन का ढांचा कम से कम दिखावा में पूर्ण रूप से जनवादी है, किंतु इसकी इकाइयां देश के प्रत्येक क्षेत्र में स्थित हैं। कांग्रेस के सदस्य दो प्रकार की है, प्रारंभिक व सक्रिय। कम से कम 18 वर्ष की आयु वाला कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस के उद्देश्यों में आस्था रखता है, कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। यदि वह किसी अन्य दल का सदस्य न हो, वह व्यक्ति जो 2 वर्षों से लगातार कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रह चुका है, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है, तो ये 100 रुपये का चंदा देकर तो 25 प्राथमिक सदस्यों की भर्ती करके कांग्रेस का सक्रिय सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिनके सदस्य प्रांतीय कांग्रेस समितियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति कांग्रेस का सर्वोच्च अंग और सर्वोच्च नीति नियंत्रण समिति है। दिसंबर 1998 में संशोधन किया गया। अब केंद्रीय कार्यकारिणी को कांग्रेस अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के अतिरिक्त 23 सदस्य होंगे। कांग्रेस में संसदीय मंडल और चुनाव समिति के 9 सदस्य होते हैं। कांग्रेस का संसदीय मंडल की जो संसदीय कार्यों को निर्देशित करता है और इसी की निर्वाचन समिति संसद और राज्य के विधानमंडल उम्मीदवारों का चयन करती है। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल इसके संबंधित संगठन है। मजदूरों के लिए कांग्रेस का इंटक यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है। यह है कांग्रेस के संबंध में कुछ हमने तथ्यात्मक जानकारी आपको प्रस्तुत की। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति द्वारा दोहरी सदस्यता को अस्वीकार किए जाने पर लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा दिल्ली में 5 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के ऐसे सदस्यों को एक 2 दिवसीय सम्मेलन बुलाया जो दोहरी सदस्यता के प्रश्न में सही मुद्दा नहीं मानते थे, और इस सम्मेलन में लगभग 4000 प्रतिनिधि आए। सम्मेलन में भूतपूर्व जनसंघ दल को पुनर्जीवित करने के स्थान पर एक नई दल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। अटल बिहारी वाजपेयी को इस नवीन दल का अध्यक्ष और लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त और मुरली मनोहर जोशी को दल का महासचिव बनाया गया। पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति गांधीवादी अर्थनीति को अपना आदर्श बनाया। फिर मई 1980 में जारी किए गए इस आधारभूत वक्तव्य में पार्टी को 5 निष्ठाओं से प्रतिबंधित किया, और ये निष्ठा थी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय समन्वय, लोकतंत्र, प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद और सिद्धांतों पर आधारित साफ सुथरी राजनीति। इन मूल्यों पर, इन निष्ठाओं पर इसने चलने की अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। लेकिन आप देखिए 1981 से 1990 तक पार्टी की जो नीति कार्यक्रम स्थिति है, आप देखते हैं कि भाजपा के प्रारंभ में इस बात में पर्याप्त विवाद था कि दल जनसंघ की परंपरागत नीतियों को बनाए रखे या प्रगतिशील जामा पहने। आप देखते हैं 1981 से 85 के काल में ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो गांधीवादी समाजवाद का प्रगतिशील अपना जामा पहना, उसी को लेकर चली। 83-85 की राजनीति में अनुभव किया कि जनसंघ के परंपरागत समर्थकों का एक भाग भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा है जो जनसंघ है, क्योंकि ये मूलतः जो जनसंघ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित, इसी का ही नवीनीकरण एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हुआ था। तो कुछ लोग ये चाहते थे कि नहीं, जिस प्रकार से जनसंघ के जो मुख्य विचार थे, जो नीतियाँ थी, उस पर चले, उसके लिए नहीं हम इस तरफ गांधीवादी समाजवाद की तरफ बढ़े। तो ये थोड़ा सा ये उसके अंदर आवश्यकता महसूस हो रही थी कि दल में नीति और संगठन पर पुनर्विचार किया जाए। और इस पुनर्विचार के परिणाम स्वरूप पार्टी ने 1987 से 96 तक प्रारंभिक महीनों में धीरे धीरे किंतु निरंतर तरीके से हिंदुत्ववाद की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य किया। इस कारण पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और अन्य धार्मिक संगठनों के साथ गहरे रूप से ये जुड़ गई। ठीक है, अब आप देखिए 1927 में कांग्रेस दल की लोकप्रियता में धीरे धीरे कमी आती है, लेकिन भाजपा की लोकप्रियता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। 10वीं लोकसभा में भाजपा ने अपने प्रमुख विपक्षी दल की स्थिति प्राप्त कर ली। इसके बाद से एक प्रमुख घटना जो 6 दिसंबर
92 की विवादास्पद धार्मिक स्थल जो बाबरी मस्जिद है, इसको जो ध्वस्त की गई थी, और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना भाजपा की नीति का अंग नहीं था, लेकिन ये तथ्य है कि इस कार्य में भाजपा समर्थक तत्वों की भूमिका रही थी। ये केवल तथ्य के तौर पर जाना जाता है। अब आप देखिए 1987 में कांग्रेस दल की जो आप देखते हैं कि 12वीं लोकसभा के जो चुनाव होते हैं और जिसमें किस प्रकार का उनको जनादेश प्राप्त होता है। 12वीं लोकसभा के चुनावों के बाद भाजपा के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार का गठन हुआ। इस मिलीजुली सरकार को ने एक राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर कार्य करना तय किया। भाजपा के घोषणा पत्र में कुछ बातें थी, विशेष तौर से उस समय तत्कालीन समय की बात कर रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए, एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, अनुच्छेद 370 का गोवध निषेध अधिनियम बनाने का काम भाजपा ने तो अपनी मुख्य एजेंडा बना रखा था, लेकिन सहयोगी दलों को ये सब स्वीकार नहीं थे, इसलिए इन बातों को राष्ट्रीय एजेंडा तो सम्मिलित नहीं किया। इस मिलीजुली सरकार ने अपने 13 महीने के कार्यकाल में बाद 1999 में सरकार का पतन हो गया। फिर हम देखते हैं 13वीं लोकसभा चुनाव, फिर वाजपेयी जी 1999 से 2004 तक जो सरकार चलाई, फिर 14वीं और 15वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा एक विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका निभाई। फिर हम देखते हैं कि भाजपा ने 28 जनवरी 2008 को अपनी जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, बैठक में महिलाओं को पार्टी संगठन में 33% आरक्षण देने, केंद्रीय और प्रदेश चुनाव समितियों में उनकी सदस्यता अनिवार्य करवाने को मंजूरी दी। भाजपा संसदीय बोर्ड ने 18 दिसंबर 2009 को उन्होंने तत्कालीन समय में नितिन गडकरी को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया, और गडकरी के अध्यक्ष पद में निर्वाचित होने भाजपा अपने मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना में और भी अधिक समीप, जो मूल संगठन आरएसएस था, इसके और भी समीप आ गई। फिर बाद में आडवाणी को राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, जो एनडीए इसका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। फिर 2013 में राजनाथ सिंह इसके पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, और अपन देखते हैं कि 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए 2014 की बात है, जिसमें देखिए भाजपा ने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र बनाया। आप देखते हैं कि 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य एनडीए का सबसे प्रमुख दल था, और दल ने सितंबर 2013 में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा के घोषणा के अनुसार भाजपा की नीतियों और क्रियान्वयन का पहला लक्ष्य ये निर्धारित किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास, इसको मूल मंत्र मानते हुए यही राष्ट्र और देशवासियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रहेगी, और इसी संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में 16वीं लोकसभा के चुनाव में उतर रही है। और उतरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक सशक्त और मजबूत जनादेश प्राप्त किया, और पहली बार 1989 के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी को पूर्ण बहुमत केंद्र में हासिल हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। हम देखते हैं कि इन्होंने जिस प्रकार से जो घोषणा पत्र में जो अपने वादे जो घोषणा की काफ़ी हद तक, क्योंकि बीजेपी का प्रारंभिक मुद्दा था 370 हटाना, वो भी अपन देखते हैं कि अभी वर्तमान 17वीं लोकसभा चुनाव होने के बाद वो भी हटा दिया गया। और राम मंदिर का मुद्दा जो हमारे सर्वोच्च अदालत द्वारा काफ़ी कुछ उस पर फैसला आ चुका है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, तो समझ रहे हैं कि ये अपनी घोषणाओं पत्रों पे अमल करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी हमने बीजेपी के बारे में देखी। ठीक है।